तो इस वीडियो में आप जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। वैसे तो यह क्लास 6 के गणित के चैप्टर 3 में दिया है और इससे संबंधित जो प्रश्नावली है वह NCERT के 3.5 में दिया है। तो इससे संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है और अभाज्य गुणनखंड किन संख्याओं का ज्ञात किया जाता है और किन संख्याओं का ज्ञात नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जो होता है वह भाज्य संख्या का ज्ञात किया जाता है, लेकिन अभाज्य संख्या का ज्ञात नहीं किया जाता है। अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। अभाज्य संख्या को हम बाद में जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं होता है। सबसे पहले एक भाज्य संख्या ले लेंगे, जो यहाँ पर ले लेते हैं 20, और इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले सबसे पहले इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे और जानेंगे गुणनखंड क्या है। तो पहले से भी आप परिचित हैं गुणनखंड के बारे में कि किसी संख्या का गुणा करते हुए जब खंड कर देंगे, टुकड़ा कर देंगे, तो इसको इस तरीके से किया जा सकता है 1 × 20 या 2 × 10 या 4 × 5। इस प्रकार से इसको गुणा करते हुए हम टुकड़ा कर दिए, खंड कर दिए, तो ये कहलाएगा गुणनखंड। लेकिन यह अभी अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें 20 जो है भाज्य संख्या है, इसमें 10 जो है भाज्य संख्या है, इसमें 4 जो है भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जिसके गुणनखंडों में सभी संख्या जो होना चाहिए अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 तो अभाज्य है, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, भाज्य है। और तो ये जो सभी है अभी गुणनखंड कहलाएंगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि जो भी अभी भाज्य है उसे और टुकड़ा करने की ज़रूरत है, जब तब तक करते रहना है जब तक कि सबके सब अभाज्य ना हो जाए। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऐसे 20 को लिख देंगे और इसको अभाज्य संख्या अर्थात 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से 20 को करेंगे तो 10 बार में हो जाएगा, और पुनः इसको विभाजित करेंगे क्योंकि अभी 10 विभाजित होगा 2 से, तो करेंगे तो 5 बार में हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 जो है 5 से ही विभाजित होगा, तो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं 5 से एक बार में, और डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो अब जो 20 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, 20 का अभाज्य गुणनखंड वो हो जाएगा 2 आया सबसे पहले, उसके बाद पुनः 2 आया, इसके बाद 5। ये हो गया 20 का अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से देख लिए कि 20 एक भाज्य संख्या था और इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। और किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक ही होता है, एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। इसमें 2 बार आएगा और 5 एक बार आएगा। वैसे तो इसको क्रम को उलट कर लिख सकते हैं, जैसे 2 × 5 × 2, 5 बीच में आ सकता है, 2 यहाँ पर चला आया, 5 पहले भी आ सकता है, 5 × 2 × 2। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन ये तीनों जो तरीके हैं लिखने का अलग अलग है भले, लेकिन इसमें 2 बार और 5 एक बार आया है। तो इस प्रकार किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक ही होता है, यदि क्रम को ध्यान न दिया जाए। क्रम का मतलब कि कोई भी संख्या आगे पीछे, इसको अगर ध्यान न दिया जाए तो एक ही है, ये सब एक ही है, तीनों के तीनों। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है कि एक, अद्वितीय का मतलब होता है कि एक। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड में कोई दूसरा अब इसके अलावा नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर देखना है कि अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर ले लेते हैं एक 17, तो 17 अभाज्य संख्या है। तो यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 17 का, अगर विभाजित करेंगे 17 का, तो 17 केवल 17 से ही होगा एक बार में। तो इसको 1 × 17 लिखा जा सकता है। और यह 17 का गुणनखंड तो है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 17 तो एक अभाज्य संख्या है लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से यह अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। तो किसी भी अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखा जा सकता है, केवल भाज्य संख्या का ही अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, और वह भी केवल एक होता है, एक ही तरीके से होता है। अब यह प्रश्नावली 3.5 NCERT के क्लास 6 का है। NCERT क्लास 6 का
प्रश्नावली 3.5 यानी तीसरे चैप्टर में ये दिया है अभाज्य गुणनखंड के बारे में। पहले भी बता चुके हैं कि एनसीईआरटी बुक का यदि आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी भारत के राज्य में आप पढ़ते हैं, किसी भी भारत के राज्य का किताब पढ़ते हैं तो वो कवर हो जाएगा इससे, क्योंकि इसी के आधार पर सारी किताब लिखा जाता है। तो इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आप बैठते हैं तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड वृक्ष है ये 60 का। तो 60 का हम सबसे पहले खंड करेंगे गुणा करते हुए, तो 6 गुणे 10 होगा, तो 6 10 में 60। लेकिन यह दोनों 6 गुणे जो 10 होगा यह जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा। फिर यहाँ पर इसको खंड किया गया है 6 को 2 गुणे, तो 6 को खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे क्या हो सकता है यहाँ 3 होगा, तभी तो 6 होगा। तो इस खाली स्थान में भरना था तो खाली स्थान में 3 भर देंगे। इसके बाद 10 का जो खंड होगा 5 गुणे क्या होगा, तो 5 गुणे यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 60 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा इसको आरोही क्रम में सजाते हुए सबसे पहले लिखेंगे इस 2 को, पुनः इस 2 को, 2 गुणे 2, फिर इस 3 को लिखेंगे, इसके बाद 5 को। हालांकि ये पूछ तो नहीं रहा है लिखने के लिए, लेकिन 60 का अभाज्य गुणनखंड यही होगा, केवल यहाँ पर भरना था 3 और 2, लेकिन ये भी लिख सकते हैं समझने के लिए। इसके बी को हल करेंगे। 60 को अब दूसरे तरीके से खंड किया गया है, तो 60 का खंड 30 दूनी क्या होता है 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 30 दूनी 60। और यहाँ पर 30 को खंड किया है तो 10 गुणे क्या हो सकता है, 10 गुणे होना चाहिए यहाँ पर 3, तभी तो 10 या 30 होगा। अब 10 का क्या अभाज्य गुणनखंड में हम खंड करेंगे कि दोनों अभाज्य है, तो 2 गुणे हो सकता है 5, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5। इस प्रकार से 60 का जो अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं कि इस तरीके से भी करेंगे तो भी 2 2 3 और 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, किसी भी तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे किसी भाज्य संख्या का तो एक ही प्राप्त होगा। इससे हमें यही सीख मिलता है कि किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक ही होता है, अलग दूसरा कोई नहीं आएगा इसमें। 60 का 2 2 आएगा, एक 3 और एक 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो एक अभाज्य गुणनखंड में हम ऐसे गुणनखंडों को शामिल नहीं करेंगे जिसमें भाज्य संख्या हो। तो इसके आंसर में ऐसे लिख सकते हैं कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में ऐसे गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जा सकता है जिसमें भाज्य संख्या हो। जैसे में आप लिख सकते हैं जैसे कि 30 का अभाज्य गुणनखंड, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 गुणे अगर 15 लिखेंगे तो इसको शामिल नहीं किया जा सकता है, यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसमें एक 15 जो है भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है। नहीं है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो हो जाएगा 9 9 9 और 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो लिखेंगे ज्ञात करेंगे हम, वो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे। तो यहाँ 2 से ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है, 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से हो जाएगा क्योंकि सभी संख्याओं का योग 9 चौके 36 होगा और 3 से अविभाजित हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 3 3 और 3, पुनः ये 3 से हो जाएगा 1 1 1 और 1। अब इसको हम विभाजित करेंगे। अब यह जो विभाजित होगा यह 11 से विभाजित होगा, 101 बार में यह विभाजित हो जाएगा। 11 से 11 हो गया एक बार में, और फिर 1 उतारेंगे नहीं कटेगा, फिर 1 उतारेंगे तो 0 बैठा देते हैं। इस प्रकार से फिर 11 एक बार में हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 101। अब 101 जो है अभाज्य संख्या है,
तो अब यहाँ पर इसको विभाजित होगा नहीं तो छोड़ देंगे। ये इसको तब तक विभाजित हमको करते रहना है जब तक कि भाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या आ जाएगा तो अब विभाजित नहीं होगा, छोड़ देंगे। 9999 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 3 × 3 × 11 × 101, ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 4, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगा वह होगा हल में 1 और इस पर 4 जीरो बैठा देंगे। यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा, तो 10,000 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ 10,000 को इस प्रकार से ऐसे लिख देंगे और इसे सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। लास्ट में 0 है तो हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 10 5 बार में हो जाएगा, इसके बाद 3 जीरो उतार देंगे, 5000 में हो जाएगा। फिर 2, इसके बाद फिर 2 से पुनः 2 से विभाजित करेंगे, तो ये 2 से 50 25 बार में हो जाएगा और ये 2 जीरो उतार देंगे, 2500 हो जाएगा। पुनः 2 से विभाजित करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा 2 एक बार में और 50 25 बार में, और पुनः ये 0 उतार देंगे। पुनः 2 से विभाजित करेंगे, तब तक इसको विभाजित करते रहना है जब तक यह अभाज्य संख्या न प्राप्त हो जाए। तो 2 से 6 बार में हो जाएगा और ये 25 बार में हो जाएगा। अब यह 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो 5 से यह विभाजित हो जाएगा। तो 5 से विभाजित हो जाएगा कितने बार में, तो 6 हो जाएगा एक बार में, और फिर इसमें 1 बचेगा और 2 12 हो जाएगा, तो 2 बार में। पुनः 12 में से 10 घटेगा तो 2 बचेगा और फिर 5 बार में। पुनः 5 से विभाजित करेंगे 25 बार में, पुनः 5 से विभाजित करेंगे 5। तो इस प्रकार से आ गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 4 बार आया है, 2 × 5 × 5 × 5 × 5, 4 2 और 4 5, 4 2 और 4 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो सबसे पहले 1729 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे हल में। तो 1729 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है जो इसी चैप्टर के अगले वीडियो में जानना है। यह मैजिक नंबर है। तो सबसे पहले 1729 के अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो लिख देंगे डायरेक्ट आरोही क्रम। आरोही क्रम, तो इसको ज्ञात करके और आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो 1729 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देखेंगे कि अविभाजित होगा कि नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट में है 9, और 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में चाहिए इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 9 2 11 11 7 18 1 19, और 19 3 से विभाजित नहीं होता है तो यह भी नहीं होगा। 4 से भी अविभाजित नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी, 7 से यह हो जाएगा। तो 7 से विभाजित करेंगे 17 को पहले, तो 2 बार में 7 दूनी 14, 17 में से 14 घटेगा 3 बचेगा और उतर जाएगा 2 ये। तो 7 से 28 को विभाजित करेंगे तो 7 चौके 28, और 32 में से 28 घटेगा तो 4 बचेगा, और 4 पर ये 9 उतार देंगे तो 49 हो जाएगा, 7 7 49। इसके बाद यह 13 से विभाजित हो जाएगा, 13 एकम 13, और 24 में से 13 निकलेगा तो 11 बचेगा और इस पर 7 उतर जाएगा तो 117 होगा। तो 13 से 117, 13 9 17 से 117 विभाजित हो गया। अब ये बच गया 19, तो 19 अब केवल 19 से ही विभाजित होगा, तो इसलिए डायरेक्ट इसको लिख देंगे इसमें। अब ये अभाज्य संख्या हो जाएगा 1729 का अभाज्य गुणनखंड। तो 7 सबसे पहले छोटा लिखना है
उसके बाद उससे बड़ा है 13, उससे बड़ा है 19। ये हो गया 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड। तो अब इस अभाज्य गुणनखंड को कह रहा है कि यदि इनमें कोई दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखना है। तो दो क्रमागत ले लेंगे 7 और 13, और इसका अंतर देखते हैं। और ये दो क्रमागत लेते हैं 13 और 19, दोनों का अंतर 6 आ रहा है। 13 में से 7 घटाएंगे तो भी 6 आएगा, और 19 में से 13 घटाएंगे तो भी 6 आएगा। तो यहाँ पर 13 में से 7 को घटाएंगे तो 6 आ रहा है, और 19 में से 13 को घटाएंगे तो भी 6 आ रहा है। तो लिख देंगे 1729 के अभाज्य गुणनखंड में दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 6 है। ये हो गया। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव मतलब हमेशा 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरणों की सहायता से हम स्पष्ट कर देंगे। 3 संख्या ले लेंगे। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो कोई भी संख्या जैसे 2 × 3 × 4, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24। अब ये जो 24 आएगा तो 6 से विभाजित हो जाएगा कितना बार में? तो 4 बार में हो जाएगा। पुनः ले लेते हैं 3 क्रमागत। 3 × 4 × 5, ये क्रमागत लगातार है। इसको गुणा करेंगे 3 चौके 12, 12 पंजे 60। अब 60 भी 6 से विभाजित हो जाएगा कितना बार में? 10 बार में। इसी प्रकार से और ले लेते हैं 5 × 6 × 7, 5 × 6 = 30, और 30 7 होता है 210, और 210 को 6 से जब भाग देंगे तो ये 6 × 18, 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 पर 0 बैठेगा, 30 हो जाएगा। 6 पंजे 30, 35 बार में विभाजित हो जाएगा। किसी भी 3 क्रमागत संख्याओं को गुणा करेंगे और 6 से भाग देंगे तो वह विभाजित हो जाएगा। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। 2 क्रमागत विषम, तो विषम का मतलब होता है कि 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो 2 क्रमागत विषम जैसे 3 ले लिए और 5 ले लिए, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार में? 2 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से और भी 2 विषम क्रमागत ले लेते हैं, जैसे 7 और 9 जोड़ेंगे तो 7 9 कितना हो जाएगा? 16। 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार में विभाजित हो जाएगा। और भी ले लेते हैं जैसे 11 और 13 जोड़ेंगे तो 11 और 13 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 को 4 से विभाजित करेंगे तो 6 बार में। किसी भी 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा सदैव 4 से विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए हैं? तो अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे इसमें किसका किसका हुआ है। तो 24 का यहाँ पर किया हुआ है ये गुणनखंड। क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? तो यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक भाज्य संख्या है। इसमें 1 आ गया है, पहले 1 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ये बाकी जो है अभाज्य संख्या है। अब इसको देखते हैं 70 का 2 × 5, तो 5 दाम 10 7 70। यहाँ पर तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, तो ये सही है सी ऑप्शन। यहाँ पर भी गलत है, 9 आ गया एक भाज्य संख्या, सी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या जो 18 है यह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। इसके साथ साथ 2 और 3 के जो गुणनफल है 6, इससे भी विभाज्य है 18, और होता भी है 2 से 18 9 बार में और 3 से 18 6 बार में। इसके साथ साथ 6 से 18 हो जाता है 3 बार में, अर्थात 6 जो है 2 और 3 का गुणनफल है। तो क्या इसी प्रकार से एक संख्या जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो क्या 4 और 6 के गुणनफल जो है 24 उससे भी विभाजित होगा? और यदि नहीं होगा तो उसका एक उदाहरण देना है। तो यहाँ पर जो 2 × 3 जो होगा 6, और एक 18 संख्या है जो 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। इसके साथ साथ ये 6 से भी हो जा रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यह दोनों अभाज्य संख्या है।
लेकिन 4 × 6 बराबर होता है 24। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या 24 से विभाजित होगा, क्योंकि यह दोनों भाज्य संख्या है। या एक भी भाज्य संख्या रहे तो यह संभव नहीं है। यह तभी संभव है कि दोनों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या उसके गुणनफल से भी विभाजित होगा जब दोनों अभाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या हो एक भी तो यह संभव नहीं है। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 12 है, तो 12 4 से विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, लेकिन यह 24 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 24 से ही छोटा हो गया यह संख्या। वैसे तो 12 24 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 1/2 आएगा, पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। यहाँ विभाजित होने का तात्पर्य पूरा से है, तो यहाँ 12 जो है 24 से विभाजित नहीं होगा। तो यही उदाहरण में लिख देंगे, हल में इसका लिख देंगे, नहीं विभाजित नहीं होगा। तो क्योंकि 4 और 6 से विभाजित होने वाली एक संख्या विभाजित होने वाली एक संख्या 12 है, जो 4 × 6 बराबर 24 से विभाजित नहीं होगा। अभी हम देख लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों 4 और 6 क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से यह 4 और 6 के जो गुणनफल है 24, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या 24 से विभाजित होगा। यह तभी संभव है जब दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हो। जैसे 3 और 5 ले लेते हैं, तो 3 5 के गुणनफल जो होगा 15, 3 5 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या इस 15 से विभाजित होगा। जैसे 30 ले लेते हैं, तो 3 से 30 10 बार में हो जाएगा, 5 से 6 बार में, और 15 से 2 बार में। यह तभी संभव है जब अभाज्य संख्या हो।